हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक कंजक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक के बारे में बात करें तो अपने चल रहे थे कंजक्शंस के प्रकार, और अगर अपन कंजक्शंस के प्रकारों की बात करें तो अपना जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है और उसके जितने भी प्रकार हैं वो अपने पीछे की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं और आप लोगों को कंजक्शंस के प्रकार समझने तो आपको वो क्लास शुरू से देखनी है जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आप लोगों को पढ़ाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजक्शन के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं ये वो तो अपन बात करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल से आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं और आप लोगों को वो नहीं पता है कि कंजक्शंस कितने प्रकार के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को कंप्लीट देखना है तो वो आप लोग पीछे ही क्लास में देखना, आपको वहाँ पे आसानी से समझ में आने वाला है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं वो तो अपन आगे बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने से पहले आप लोगों को कंजक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंजक्शन नहीं समझ पाओगे तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 100% नहीं समझ पाओगे। तो आप लोगों को अगर कंजक्शन डिटेल से समझना है कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पीछे की क्लास में देखना। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि कंजक्शंस क्या होते हैं। देखो, कंजक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में संयोजक कहा जाता है। अब ये संयोजक क्या होता है? अगर आप लोगों ने हिंदी में इसकी परिभाषा पढ़ी है तो संयोजक होते हैं वे शब्द जो जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। यानी संयोजक वे शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। अब ये जोड़ने का मतलब, अगर अपन इसकी कंजक्शन की परिभाषा अपने बात करें तो वे शब्द जो जोड़ने का कार्य करें, जो जोड़ने का कार्य करे, वे कंजक्शंस कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं भाई? कंजक्शंस कहलाते हैं। तो ये सब, ये जो परिभाषा है वो थोड़ा ध्यान में रखना, याद रह जाएगी, मुझे पता है। अब कंजक्शन के बारे में मैंने परिभाषा आप लोगों को बता दी। अब आप कहोगे सर इसके प्रकारों की बात करें तो अपने पास कंजक्शंस के दो प्रकार होते हैं भाई। काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात करें, ये थोड़ा आपको समझना जरूरी है भाई। काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात करें तो ये आप लोगों के पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। नंबर एक की बात करें तो वो होता है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं भाई, जो कि कंप्लीट हो चुका अपने टॉपिक। और जो दूसरा प्रकार है वो आज अपन शुरू करने वाले हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये अपन आज शुरू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अपन शुरू करते हैं अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है इसमें सबऑर्डिनेट का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है आश्रित। और कंजक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संयोजक। अब दोनों को अगर मिला के बात करें तो आश्रित संयोजक हो जाता है। अब ये आश्रित संयोजक क्या होते हैं इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। अगर आप मेरी क्लास चीज को डिटेल से समझना चाहते हो तो मैंने हर क्लास में अपने जो टॉपिक है उसको डिटेल से समझाया है। देखो, मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा आप लोगों को आसानी से। वे कंजक्शन जो किसी आश्रित मतलब डिपेंडेंट, वो बात करने वाले हैं अपन। आश्रित उपवाक्य या वाक्यांश को मुख्य वाक्य में जोड़ने का कार्य करे, उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं।
अब ये इसकी परिभाषा है भाई, जो आपको याद रखनी है। अब एक आसान भाषा में मैं बता देता हूँ कि ये जो आश्रित जो उपवाक्य होता है उसको मुख्य वाक्य में जोड़ने का जो कार्य करे वही आपके पास क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब आश्रित आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे भाई, इसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आने वाला हूँ सिंथेसिस की। उसमें मैं आप लोगों को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्लोजेज हैं, यानी जो सिंथेसिस की क्लास है वो मैं अलग से अपलोड करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल से समझ में आने वाला है। आज केवल अपन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिनकी सहायता से अपन सिंथेसिस से समझ में आएगा, इसलिए टॉपिक आपको आसानी से समझना है। तो आपको तो केवल एक बार इतनी बात ध्यान में रखनी है कि वे कंजक्शंस जो आपके पास किसी आश्रित उपवाक्य को या वाक्यांश को किसी मुख्य वाक्य में जोड़ने का काम करे, वो आपके पास क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले, अपन केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कंजक्शन आता है वो आप लोगों के पास आता है टू और टू। ये बहुत ही बार रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है भाई, आपकी प्रत्येक चाहे कंपटीशन एग्जाम देख लो चाहे बोर्ड एग्जाम देख लो, वहाँ पे इसका क्वेश्चन पक्का रिवाइज होता है, पक्के आते हैं भाई इसके बारे में, तो इसको आसानी से समझना है। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं टू का मतलब यहाँ पे होता है अधिक, बहुत ही अधिक, जिसको अपन बात करते हैं। एक और बात ध्यान में रखना, टू और टू का मतलब हमेशा निगेटिव निकलता है, ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को। इसका अर्थ हमेशा निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक होता है भाई, यानी किसी के कारण बहुत ही अधिक होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता, वो अर्थ निकलता है इसका। अब दो वाक्य आएंगे आप लोगों के पास, तो फिर आप इसका प्रयोग कैसे करोगे तो वो भी समझना जरूरी है। तो देखो पहली बात एक बार ध्यान में रखना कि आपके पास पहला जो वाक्य होगा उसमें कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव जिसको अपन विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव जो होगा उसके पहले अपन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जो स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस में आपको क्या करना है, वो एडजेक्टिव लिखना है जो आपके पास पहले वाले वाक्य में आया है। उस एडजेक्टिव के बाद में आपको टू का प्रयोग करना है, और जो बाद वाला वाक्य है, जो बाद वाला वाक्य है उसके आपको केवल वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिख देना है। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल से, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, और ये टाइप 1 है भाई, अभी टाइप 2 और आने वाला है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे 4-5 लिखे हैं भाई, एग्जाम्पल आपको समझ में आएंगे तभी आएगा। तो वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य है ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब अपने पास जब अपने टाइप 1 की बात करते हैं, इसमें टू और टू की जो टाइप 1 है, टू और टू में जो टाइप 1 है उसमें ध्यान में रखना दोनों वाक्यों में कर्ता एक ही रहेगा भाई, कर्ता यानी सब्जेक्ट एक होगा दोनों। तो यहाँ पे ये ही है और यहाँ पे ये जो ही है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे ही पे जैसे सपोजिंग करो मैं राम लिख देता हूँ, राम लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे फिर जो ये ही है वो इस राम के लिए है। तो ये समझना जरूरी है, ऐसे नहीं स्किप कर दिया आपको समझ में नहीं आए। अब देखो इस वाक्य को मैं जोड़ता हूँ, ये वाक्य जब मैं टू और टू से जोड़ूंगा तो कैसे लिखूंगा, ही सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, इसके बाद में वर्ब लिख दी जो आई है, इसके बाद इस वेरी को तो हटा देते हैं क्योंकि वेरी तो बहुत होता है और बहुत के लिए मैंने अधिक के लिए टू का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पे टू का प्रयोग कर देता हूँ मैं, टू, और उसके बाद में वीक, ये वीक लिख दिया। इसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है, ये जो स्पेस के बाद में टू आया है इस टू का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें से सब्जेक्ट छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, केवल जो वर्ब है इसमें, क्योंकि नेगेटिव तो अपने पास पहले से बन गया है यहाँ से, टू वॉक, और वाक्य कर दिया अपन ने कंप्लीट। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब होता है वो इतना कमजोर है, इतना अधिक कमजोर है कि चल नहीं सकता, चलने के लिए बहुत ज़्यादा कमजोर है। इसका मतलब क्या हुआ, चलने के लिए ये जो है ना वॉक, टू वॉक, चलने के लिए कितना, टू वीक, यानी बहुत कमजोर है। ये एग्जाम्पल चलो कोई बात नहीं, आगे वाला एग्जाम्पल है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल है वो समझ में आएंगे तभी जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इस वाक्य की, इस वाक्य में बात करें तो क्या लिखा है, रोहन इज वेरी डल, रोहन बहुत ही कमजोर है भाई। ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास नहीं कर सकता भाई। अब ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कमजोर है, तो वेरी को तो अपन हटा देंगे और इसकी जगह टू का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रोहन इज टू डल टू पास। अब मैंने कहा वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आया तो वो ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, मैंने बता दिया आपको पहले, टू एग्जाम,
और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब रोहन इज टू डल, इतना डल है पास करने के लिए क्या एग्जाम, यानी रोहन एग्जाम पास करने के लिए बहुत कमजोर है। इसका मतलब वो पास नहीं कर सकता। नेगेटिव अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? निकल रहा है भाई, बिल्कुल पास करने के लिए, यानी पास कर ही नहीं सकता, वो इतना कमजोर है। अब बात करते हैं, देखो दूसरे की ओर बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या है, टी इज वेरी हॉट, इट कांट बी ड्रंक। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो टी इज वेरी हॉट, तो पहले तो इसको हटा देते हैं, और दूसरा जो वाक्य है इसको ध्यान से समझना भाई। ऐसे वाक्य को थोड़ा सा समझना है, कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टी इज टू हॉट, और ये एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया। एडजेक्टिव तो जानते हो भाई, आप लोग सभी जानते हो, यानी विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। हॉट क्या है, टी है, टी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हॉट एडजेक्टिव है। इसके बाद मैंने टू लिख दिया। अब इस वाक्य में थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ये बाद वाला वाक्य है वो पैसिव वॉइस का है, तो कुछ नहीं करना। ये जो बी है, ये आपको जो वर्ब है वो हो जाती है, तो इसके बाद में आपको बी का प्रयोग करना है, और उसके बाद में ड्रंक का कर देना है। अब आप कहोगे सर क्या दूसरा बना सकते हैं? अगर आप ये बी नहीं लिखना चाहते हो तो फिर ये जो ड्रंक है इसकी फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी भाई आप लोगों को, या इसको आपको बी नहीं लिखना है, टू ड्रिंक कर देना भाई, इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। ये जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है ये मैं भी आगे समझाऊंगा सिंथेसिस में, ये चिंता मत करना कि समझ आए नहीं, मैं यहाँ पे केवल आप लोगों को कंजक्शन समझा रहा हूँ, कंजक्शन की क्लास अपनी। अब देखो ये और समझा देता हूँ मैं। द वेट इज वेरी हैवी, वजन है वो बहुत भारी है। इट कांट बी लिफ्टेड, इसको उठाया नहीं जा सकता, यानी जो वजन है बहुत भारी है, इसको उठाया नहीं जा सकता। तो ये आप लोग कैसे करोगे? ये करोगे आप लोग द वेट, अब वेरी की जगह तो अपन क्या लिखते हैं, वेट इज हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वेरी की जगह आपको टू का प्रयोग कर देना है, उसके बाद ये हैवी कर देना है, यानी जो एडजेक्टिव आया है वो लिख देंगे। इसके बाद में आपको दूसरा टू, ये मैंने अपनी कंजक्शन की क्लास से शुरू में बता दी थी, अगर स्पेस वाला कंजक्शन हो तो उसके बीच में कोई ना कोई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जो है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अपने एडजेक्टिव लिख रहे हैं हैवी, और उसके बाद में अगर आप बी लिखते हो तो बी लिफ्टेड लिखा जाएगा, लिफ्टेड। अगर आप यहाँ पे केवल आपके पास क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखूँ, तो फिर आपको ये बी हटाना पड़ेगा, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, टू लिफ्ट, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बस इतना थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टू और टू से वाक्य कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको और यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो सिंथेसिस में समझ में आने वाला वो अलग मैटर है अपना, उसमें अपन अलग बात करने वाले हैं। देखो बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार के बारे में। तो दूसरा प्रकार है, उसको आपको थोड़ा आसानी से समझना है भाई। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा ये दूसरा प्रकार। इसमें आपके पास सबसे पहले नेगेटिव तो अर्थ देगा, ये नेगेटिव अर्थ ही देगा ये भी, लेकिन इसमें आपके पास दोनों वाक्यों में कर्ता, यानी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कर्ता अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट कर्ता होंगे भाई, इसमें अलग अलग होंगे। अब कर्ता अलग अलग होंगे तो फिर क्या करोगे भाई? तो फिर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो बाद वाला वाक्य है इसका जो कर्ता है इसको आपको प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस में बनाना है। ऑब्जेक्टिव केस यानी आपको प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग करना है? प्रीपोजिशन आपको फॉर प्रयोग करना है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आया है उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, यानी अगर प्रोनाउन आया तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अगर यहाँ पे नाम ही आ गया किसी का तो वो नाम ही आपके पास प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये दिमाग में रखना। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आई है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो अब मैं ये एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा तब आपको समझ में आने वाला है। देखो किस तरीके से आएगा। टी इज वेरी हॉट, नियम वही है, वेरी को हटाना है, टू का प्रयोग करना है, बीच में एडजेक्टिव लिखना है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, टी, उसके बाद में इज, और वेरी की जगह आपको टू का प्रयोग करना है तो मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, और इसके बाद में आपको एडजेक्टिव लिखना है। अब पहले नियम में तो अपन ने क्या किया था, इस एडजेक्टिव के बाद में इस टू का प्रयोग कर दिए थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, पहले आपको दूसरे वाला जो वाक्य है जिसका ये रहा सब्जेक्ट, इसको आपको फॉर और मी, देखो फॉर लिख दिया और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिख दिया है, ये पहले लिखना है, इसके बाद में आपको टू का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आपका वाक्य सही हो जाएगा। उसके बाद में आपको वर्ब लिखनी है और इसके बाद ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है जो आई आपके पास वो। अब आप कहोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट को अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अपने पास पहले ही आ चुका है, यहाँ पे इसको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाक्य एक बन गया और एक वाक्य में दो चीज़ अपन एक साथ क्यों लिखेंगे भाई, इसलिए अपन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो दो डिफरेंस हो गए, एक तो आपके पास जो करता है इसको कैसे लिखना है, एक ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। चलो इसमें नहीं समझ आया, आगे वाला समझा देता हूँ मैं, कोई खास बात नहीं है। जैसे ये है वाक्य, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत शक्तिशाली है। आई कैन नॉट डिफीट हिम, मैं उसको हरा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर आपको पहले ये करता लिखना है इस वाक्य का, ही इज। वेरी की जगह आपको टू का प्रयोग करना है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद यहाँ आपको एडजेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दिया। इसके बाद में आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, पहले बाद वाला जो वाक्य है उसका जो डिफरेंट करता है वो लिखना है, लेकिन इसको अपन कैसे लिखेंगे, फॉर मी करेंगे भाई, फॉर मी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफीट है, इसके बाद में आपको टू का प्रयोग करना है और जो वर्ब है इसको ऐसा कैसा लिख देना है और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब ये जो हिम है वो यहाँ पे ही है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीट, यानी वो बहुत ही शक्तिशाली है मेरे लिए हराने के लिए, इसका मतलब ये निकलता है भाई। अब आप सोचोगे सर ये अर्थ कैसा हुआ, ये ऐसा नहीं है, इसका अर्थ वैसे लिखेंगे वो बहुत शक्तिशाली है कि मैं उसे हरा नहीं सकता, इसका अर्थ ऐसे होता है वास्तविक। लेकिन अगर अपन इसके शब्दों के अनुसार देखें, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही शक्तिशाली है, फॉर मी मेरे लिए, टू डिफीट हराने के लिए, यानी वो हराने के लिए मेरे लिए बहुत शक्तिशाली है, इसका मतलब ये होता है शब्दों से। अब देखो यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। द बाइक इज वेरी हैवी, बाइक बहुत ही भारी है। आई कैन नॉट ड्राइव इट, मैं इसको चला ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, द बाइक इज, उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है और टू के बाद आपको इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, हैवी। और इसके बाद में अगर बाद वाला वाक्य जो मैंने दूसरा प्रकार बताया, दोनों करता अलग अलग, इसमें बाद वाले वाक्य में, अब इसमें मैंने आई लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं सपोजिंग करो राम लिख देता, तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा करता, फॉर राम, यहाँ पे राम लिख दिया भाई मैंने। और यहाँ पे ये जो राम है इसका कोई ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन बाद में जो नाउन आती है वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। आपको मेरी बात सारी सुननी है तभी समझ में आने वाला है। फॉर राम टू और ड्राइव और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। और इट को अपन छोड़ देंगे क्योंकि इट के लिए तो अपने पास बाइक पहले ही आ चुकी है। तो ये इस तरीके से आपको वाक्य कंप्लीट करना है जो टू और टू का टाइप टू है। चलो एक एग्जाम्पल हो रहा है यहाँ पे, वो और करवा देता हूँ। द रोप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट आई कुडंट ब्रेक इट, रस्सी बहुत शक्तिशाली, मैं नहीं तोड़ सकता भाई। अब इसमें सभी में मैंने क्या है कि यहाँ पे आई कर दिया भाई। यहाँ पे आप किसी भी नाउन को ले सकते हैं, किसी भी प्रोनाउन को ले सकते हैं। प्रोनाउन है तो उसका मतलब है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। देखो मैं यहाँ पे करता चेंज कर ही देता हूँ, यहाँ पे आई की जगह मैं द कर देता हूँ भाई, ये समझो आप। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा द रोप वॉज टू स्ट्रॉन्ग। इसके बाद आपको बाद वाला कर्ता लिखना है, फॉर देम। ये मैंने एक बार यहाँ पे आई नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ देम कर दिया भाई। तो जब देम आए, यहाँ पे द लिखा है तो यहाँ पे मैं देम करूँगा। इसके बाद आपको टू का प्रयोग करना है और उसके बाद में ब्रेक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है वो लिख देंगे और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो टाइप 1 है, टू और टू से वाक्य कैसे कनेक्ट किए जाते हैं ये आपको समझ में आने वाला है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास सच दैट। अब सच दैट के बारे में बात करें तो आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है इतना कि, यहाँ पे सच का मतलब इतना और दैट का मतलब की से लिया गया है। तो इन दोनों के साथ जब अपन वाक्य जोड़ेंगे तो वो जोड़ेंगे कैसे, तो जो पहला वाक्य होगा, पहला वाक्य, इसमें किसी नाउन के बारे में कोई विशेष बात कही गई होगी, नाउन या सब्जेक्ट, नाउन या सब्जेक्ट के बारे में विशेष बात, बात का मतलब कुछ भी कहा जा सकता है, उसके बारे में विशेष बात कही गई होगी। वो विशेष जो बात है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। अब वो कैसे करोगे तो मैं आपको एग्जांपल जैसे ही समझाऊंगा आपको समझ में आने वाला है। देखो पहला वाक्य पढ़ते हैं, खान सर इज ए गुड टीचर। खान सर एक अच्छे टीचर है भाई। आगे क्या है, ऑल रेस्पेक्ट हिम, सारे उसका सम्मान करते हैं भाई।
अब उनका सम्मान तो करते हैं सभी, बहुत ही अच्छे टीचर हैं भाई खान सर। अब देखो इसको करूंगा मैं, तो इसमें अपनी बात है सब्जेक्ट के बारे में, तो खान सर सब्जेक्ट है। इसके बारे में बात क्या कही गई है, वो कही गई है विशेष बात कि वो एक अच्छे टीचर हैं। तो आपको ये जो अच्छा टीचर है वो आपको इस स्पेस में लिखना है और वाक्य को ऐसे कैसे जोड़ देंगे, देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ खान सर इज, और उसके बाद में कुछ नहीं हटाना, यहाँ पे पहले सच का प्रयोग करना है, सच ए गुड टीचर। देखो मैंने कुछ नहीं हटाया भाई, यहाँ पे सच ए गुड टीचर। उसके बाद में आपको दैट का प्रयोग करना है और जो बाद वाला वाक्य है इसको ऐसा कैसा लिख देना है, दैट ऑल रेस्पेक्ट हिम, और वाक्य आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कुछ हटाया नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ बदला नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक विशेष जो बात है उसके पहले आपको सच का प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद में वो जो विशेष बात है वो आपको स्पेस में लिखनी है। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में आपको बाद वाला सब जो वाक्य है वो कंप्लीट लिख देना है। यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो वाक्य हैं, इतने में समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो सिंथेसिस में समझेंगे। जैसे ये वाक्य है इसको लिखते हैं तो सी इज, और उसके बाद ए ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे सच, और कुछ नहीं हटाना, ए ब्यूटीफुल, यानी वो ब्यूटीफुल गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके बाद में दैट का प्रयोग करना है और जो बाद वाला वाक्य वो ऐसा कैसा लिखना है, एवरीबडी प्रेजेज हिम, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी प्रेजेज। ये प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेजेज हर, और वाक्य आपका कंप्लीट। यानी वह इतनी सुंदर लड़की है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। तो यहाँ क्या है ना, इतनी, इतना का मतलब यहाँ पे इतनी, इतने, इतना से है भाई, ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया तो यहाँ पे लड़की के लिए इतनी नहीं आ सकता, ये तो वो फिर आप इतना तो दिमाग रखते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखते हो इतना दिमाग। अब ये आपका क्या होता है, सच दैट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है हार्डली स्केर्सली वेन। एक बात ध्यान में रखना इसके बारे में, मुश्किल से ही होता है दोनों का मतलब, हार्डली स्केर्सली और स्पेस और इसके बाद में वेन। अब देखो इसमें क्या करना है, ये बहुत ही आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसमें आपको करना क्या है, पहले वाक्य की वर्ब को इसमें रखना है, ये ध्यान में रखना, नोटेड रखना, वर्ब को स्पेस में लिखना होता है, स्पेस में लिखना होता है। ये यहाँ पे जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया ये बात। और बाद में आपको ये जो वेन है ये आपको सबके लास्ट में दोनों वाक्यों के बीच में लिखना है और कुछ नहीं करना है, और सारा कुछ ऐसा कैसा लिख देंगे। देखो मैं करके बताता हूँ तभी आपको समझ में आने वाला है। अपने पास ये वाक्य है, अब इस वाक्य को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है ही हैड रीच्ड द स्टेशन, बाद में डॉट इट बिगेन टू रेन। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ब है इसमें, ये हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल वर्ब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हैड है वो भी वर्ब में आता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब में आता है, तो मैं इस केवल मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, ही, उसके बाद में हैड, और उसके बाद में इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो भाई, हार्डली, तो मैंने यहाँ पे हार्डली लिख दिया या स्केर्सली लिख दिया, स्केर्सली ये लिख दिया भाई। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ये वर्ब लिखनी है, रीच्ड, तो मैंने यहाँ पे ये वर्ब लिख दी, रीच्ड। इसके बाद में आपको जो बच गया वो कंप्लीट ऐसा कैसा लिख देना है, रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन लिख दिया। इसके बाद में आपको वेन का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे वेन लिख दिया, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है, इट बिगेन टू रेन, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको हार्डली स्केर्सली से वाक्य को कनेक्ट कर देना है। देखो दूसरा और समझा देता हूँ, इसमें बातें अपन ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करने वाले हैं भाई, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे अपने पास क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसमें देख लो वर्ब क्या है, स्टॉप्ड है, तो आपको क्या करना है, आई हैड, इसके बाद में आपको क्या करना है, हार्डली क्योंकि वर्ब आ गई, या स्केर्सली, जो आपके मन में आए वो, अगर वाक्य में जो आपका हार्डली स्केर्सली से वाक्य सही है तो फिर वो कर देना भाई। इसके बाद में स्टॉप्ड, स्टॉप हो गया। इसके बाद में आपको वेन का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ पे वेन लिख दिया। द बेगर्स केम टू
मी और आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, हार्डली स्केर्सली का प्रयोग है वो जो पहला वाक्य है उसकी जो मेन वर्ब है उससे पहले करना है और दोनों वाक्यों को कंप्लीट कर देना। दोनों वाक्यों के बीच में ये जो वेन है ये आपको दोनों वाक्यों में फुल स्टॉप की जगह काम में लेना है और कुछ नहीं हटाना है। आपका हार्डली स्केर्सली से वाक्य कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये कंजक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं देखो नेक्स्ट आप लोगों के पास नो सूनर देन। अब नो सूनर देन की बात करें तो सबसे पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ अपन ऐसे लेते हैं, ज्यों ही और आगे डॉट है उसके बाद में त्यों ही। इसका मतलब ऐसे लिया जाता है भाई, यानी जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही ऐसा हो गया, या जो ही मैं वहाँ ऐसा पहुँचा त्यों ही वहाँ पे ऐसा हो गया। इसका मतलब ऐसे लिया जाता है, जैसे ही और वैसे ही। इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसको अर्थ से आप कुछ नहीं लेना देना है, बस इसके लिए जो मुख्य बात है वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। नो सूनर देन के साथ हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन, अब ये इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन का प्रयोग क्या होता है इन्वर्जन, पहले ये भी पता होना जरूरी है। इन्वर्जन का मतलब होता है कर्ता से पहले, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। अब ये कैसे करेंगे, आप कहोगे ये तो इंटरोगेटिव वाक्य में होता है। नहीं, वो प्रयोग नहीं, वहाँ पे तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बनेगा भाई, ये अपना सिंपली रहेगा। लेकिन कर्ता से पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब ये इन्वर्जन का प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको अलग से टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, द फोन रिंग, फोन बजा, आई पिक्ड अप इट, मैंने उसको उठा लिया भाई। अब आपको करना क्या है, पहले वाला जो वाक्य है ये आपको देखना है कर्ता। अब कर्ता क्या लिखोगे, इसमें नो सूनर है देन है, नो सूनर है, ये तो आपको सबसे पहले लिखना है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो नो सूनर मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में इस खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, लेकिन कर्ता से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडिफिनिट में। तो फिर अपन पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हो जाएगा डिड। इसके बाद में आपको कर्ता लिखना है, और कर्ता क्या है, द फोन, तो मैंने यहाँ पे द फोन कर दिया। इसके बाद में आपको जो वर्ब है, अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये जो काम है अगर आप कर दोगे तो उसके बाद में आप कभी भी गलत नहीं करोगे। उसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है, देन आई पिक्ड अप इट, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है जैसे ही फोन बजा मैंने उठा लिया, जो ही फोन बजा त्यों ही मैंने उठा लिया। इसका मतलब ये होता है। आपको तो केवल ये थोड़ी सी डिटेल समझनी है कि नो अपने इन्वर्जन का प्रयोग मैंने कैसे किया है। तो ये रहा आपके पास कर्ता, कर्ता से पहले ये रही हेल्पिंग वर्ब। इससे आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्जन क्या होता है। और वैसे मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा, इसका 5-7 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो ये नहीं समझ में आए तो मैं ये समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है, आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, आई सा ए माई पेरेंट्स, मैंने अपने माता पिता को देखा भाई। यानी जो ही मैंने दरवाजा खोला मैंने माता पिता को देखा। तो आपको क्या करना है, इसमें ये करता है तो सबसे पहले तो आपको किसका प्रयोग करना है, नो सूनर का। तो मैं यहाँ पे नो सूनर लिख देता हूँ, ये नो सूनर मैंने लिख दिया। अब आपको इसके बाद में कर्ता लिखना है। तो कर्ता आपके पास क्या रखा है, आई, लेकिन पहले आपको नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब कर्ता के वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वही आपके पास क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा। और पास्ट इंडिफिनिट का होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। उसके बाद ये आई करना है, और उसके बाद में आपको ये जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म बना देनी है, आई ओपन। क्यों, क्योंकि टेंस की क्लास देखना आपको समझ में आ जाएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वाक्य कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, ओपन द डोर। और इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, देन, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना, आई सा माई पेरेंट्स, और वाक्य जो आपका है वो हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको नो सूनर से वाक्य जोड़ देना है। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आया, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ भाई। अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो द लोयन सा द डियर, इट रेन आफ्टर इट, शेर ने हिरण को देखा, इसने भागना शुरू किया इसके पीछे। तो क्या हो जाएगा, द लोयन अपने सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसका प्रयोग करना है, नो, उसके बाद है सूनर,
और उसके बाद में आपको कर्ता लिखना है, लेकिन कर्ता से पहले आपको वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि नो सूनर देन के बाद में हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है इन्वर्जन के कारण। तो सा इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपन इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, कर्ता लिखना है द लोइन, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिख दिया। उसके बाद में द डियर जो बच गया पहले वो लिखेंगे, डियर लिख दिया। इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख देना है, इट रेन आफ्टर इट, और वाक्य आपका हो जाएगा कंप्लीट। ये वाक्य इस तरीके से होता है। अब इन तीनों में मैंने क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है, लेकिन अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाक्य में पहले से हो तो फिर आप उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। कैसे? जैसे मैं वैसे नो सूनर देन के साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसमें काम एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, और ऐसे में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं दोनों वाक्यों में। लेकिन फिर भी आप लोगों के पास अगर ऐसा आ जाता है वाक्य, तो आपको उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे? जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, ही स्लीप्स, और उसके बाद में फुल स्टॉप, और बाद में लिखते हैं समबडी knocks at door, knocks at डोर। एक वाक्य मैंने ऐसे लिखा भाई आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं, मोस्टली इसमें टेंस का प्रयोग अपने पास पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास वाक्य ऐसा दिया हुआ है तो उसमें थोड़ी ना पास्ट इंडेफिनिट कर दोगे फिर। अब देखो ये वाक्य अगर अपन बनाते हैं तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जब अपन नो सूनर देन से जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नो सूनर। सबसे पहले तो वो लिखना ही है आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे नो सूनर कर दिया। इसके बाद में आपको ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है, तो ही के अनुसार अपन डज का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डज ही, और इसमें से अपन वर्ब में एस हटा देंगे। क्यों? क्योंकि डू या डज के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जोड़ते हैं, तो स्लीप हो जाएगा। इसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है, और बाद वाला वाक्य वो कंप्लीट लिख देना है। क्या हो जाएगा, सम बड़ी नॉक्स एट डोर, नॉक्स एट डोर, और आपका वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब इसका अर्थ क्या होता है, जो ही वो सोता है कोई दरवाजे पे नॉक करके जाता है, ये हो जाता है इसका अर्थ। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही टेंस के चिपके रहो, जैसा टेंस वैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको सिंथेसिस में एक क्लास है वो बहुत ही आसानी से और समझाने वाला हूँ, क्योंकि इन सभी कंजक्शन का प्रयोग अपन सिंथेसिस में करने वाले हैं। और इस तरीके से आपका जो नो सूनर देन है वो भी आज कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपनी जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे नए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।